आज का टॉपिक है वो है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होगा, जो आपकी ट्रैकिया होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। सांस लेने वाली नाड़ी जो होती है वो नैरो हो जाती है। उसकी वजह से क्या, पेशेंट की जो ब्रोंकाइल्स होती है, जैसे मैं अभी बताती हूँ, ये देखो, इसकी जो सांस लेने वाली जो जगह है वो क्या, नैरो हो जाती है, ये वाली चीज। तो पेशेंट को जो ये एल्वलाई होती है, ये प्रॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होती है। मतलब ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है, जो ऑक्सीजन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कन्वर्ट जो होता है वो यहाँ पर होता है। तो जब ये चीज नैरो होगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, नाड़ी की तरफ क्या है, म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। बलगम टाइप होता है म्यूकस, वो बनना शुरू होता है। अब नॉर्मल बहुत तादाद में बनता है। तो ये तो है नॉर्मल एयरवेज, ठीक है। और अगर जब म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसे स्वेलिंग टाइप बनना शुरू हो जाएगा, ये सूज जाएगा क्योंकि उसको क्या, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो सिम्टम्स है आगे। सिम्टम्स जो होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया बलगम वाली खांसी है ना, जैसे म्यूकस बनेगा तो उससे क्या है, बलगम वाली खांसी आएगी, सूखी खांसी ऐसी आएगी, क्योंकि जैसे कि कईयों में बस स्टार्टिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, बलगम इतना नहीं बन रहा है, म्यूकस इतना नहीं बन रहा, तो उसकी वजह से सूखी वाली खांसी आएगी। सीने में जकड़न और जैसा महसूस होना है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर नैरिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पा रही है क्योंकि हमें म्यूकस बन रहा है। तो एल्वेलाई एक्सचेंज होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। तो यहाँ बनने के बाद हार्ट में जाता है, प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर हार्ट क्या करता है, वो प्रॉपरली बाकी बॉडी ऑर्गन्स को क्या है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब यहाँ पर ही सब कुछ नहीं हो रहा है ये प्रोसेस, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये स्वेलिंग हो जाती है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई फिर बॉडी को नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह से क्या है, जकड़न रहती है, महसूस होती है। सांस लेने में कठिनाई आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहां पर जो है ये जो चीज क्या है, नैरो हो चुकी है, तो इसकी वजह से क्या है, पेशेंट को सांस लेने में क्या है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जैसे आप उनको करेंगे और स्टेथोस्कोप से उसको देखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में वहां पर आपको आवाज आएगी लंग्स में। जब आप स्टेथोस्कोप रखोगे वहां पर आपको घबराहट की आवाज है, घर घर करके आवाज आएगी। इसका मतलब क्या है, पेशेंट में बी इट इज द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, ठीक है। और रात के समय और सुबह के समय ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है अस्थमा की, क्योंकि क्या होता है कि रात के समय और सुबह के समय, एक तो मॉर्निंग सुबह की तरफ क्या होता है, या फिर मौसम एकदम रहेगा नमी वाला, ठीक है, या फिर ठंड वाला, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। या फिर रात में क्या होता है, पेशेंट मोस्टली स्पाइन पोजीशन में लेटा होता है, ठीक है। सुपाइन पेशेंट मैंने आपको बताया था कि सीधे पेशेंट लेटा होता है, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। जैसे हम फॉलोअर पोजीशन में आधे बैठे आधे खड़े लेटे हुए की स्थिति में बैठते हैं, तो उस टाइम हमारा रेस्पिरेशन ज़्यादा आसानी से हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है ठंडी हवा में सांस लेना। ठंडी हवा में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है। तो हमारे जो ये है नाड़ी, ये पहले से ही सिकुड़ी हुई है और ड्राई में ये और ज़्यादा नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। ये जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, इनको ठंडी में ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, व्यायाम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन नीड होती है बॉडी की, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले से ही हमारा जो ट्रैकिया है वो क्या है, नैरो है। नाड़ी जो है सांस लेने वाली, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, तो वो क्या है, नैरो है। तो और ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत है, तो इसमें क्या है, पेशेंट अच्छे से काम एक्सरसाइज नहीं कर पाता। और जब उसको सांस नहीं आएगा ट्रैकिया नैरो होने की वजह से, कि तो वो जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या, वो थकान महसूस करता है। कई बार क्या, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए पेशेंट की, तो उस वक्त क्या है, पेशेंट उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अस्थमा और इसके कारण क्या है। पहले है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि किसी एलर्जी के दौरान, जैसे कि धूल मिट्टी, किसी पेशेंट को धूल मिट्टी के संपर्क में जब आते हैं वो, तब उनको क्या है, एकदम अस्थमा का अटैक आता है। कई बार क्या होता है कि कई बार मौसम परिवर्तन होता है, जैसे ठंडी गर्म जो होता है, इसकी वजह से आता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग काटते हैं गेहूं वगैरह, तो उसमें से क्या निकलता है, पॉलन, ठीक है, जो हवा में फैलता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को अस्थमा अटैक हो सकता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा क्या होती है, इस तरह के अस्थमा के कारण किसी एक चीज के अति होने पर होता है। अब आप जैसे कि आप, या फिर नॉन नॉन एलर्जिक अस्थमा मतलब किसी चीज से एलर्जी नहीं है, जैसे क्या है, पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से, इमोशंस की वजह से
ठीक है, उसकी वजह से क्या है, या जुकाम की वजह से, ठीक है, ऐसे उनको हो सकते हैं अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा में क्या होता है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार एलर्जी के कारण से भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक कारणों से भी हो सकता है, मतलब एलर्जिक कारण से भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक कारण जो होते हैं उससे भी ये हो सकता है। ठीक है, और इस ये जो मिक्स्ड अस्थमा होती है इसमें हम लोग ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट को किस वजह से क्या है, अस्थमा हो रहा है। तो मिक्स्ड अस्थमा में क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन होती है कि पेशेंट को किस वजह से हो रहा है। ठीक है, पेशेंट हमें बता नहीं पा रहा है कि उसको किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है, जैसे स्टार्टिंग है उसकी अस्थमा की, तो वो ये डायग्नोस नहीं कर पाता है खुद ब खुद कि उसको किस वजह से क्या रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा मुश्किल होता है एस्टिमेट करना। और एक्सरसाइज जो होती हैं इन्यूनियस अस्थमा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब जब वो पेशेंट मोस्टली जो एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो क्या है, तब उनको क्या है अस्थमा होगी। कफ वेरिएंट अस्थमा, इसमें क्या होगा, कई बार अस्थमा का कारण कफ होता है। जब आपको लगातार कफ की शिकायत होती है या खांसी के दौरान अधिक कफ आता है तो आपको अस्थमा अटैक पड़ सकता है। जैसे क्या है, लगातार कोई पेशेंट खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है और बिल्कुल भी 2 मिनट के लिए भी रुक नहीं रहा है, तो उसको अस्थमा अटैक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट एक्यूपेशनल अस्थमा। ये अटा ये अस्थमा अटैक अचानक काम के दौरान पड़ता है, जैसे कोई काम कर रहा हो ना, सॉरी, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ये क्या होता है कि जैसे कोई काम कर रहा है प्रॉपरली किसी ऐसी प्लेस में है जहाँ पर उसको एलर्जी है उसके रिलेटेड, और वो वहाँ उसी चीज में उसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके दौरान क्या हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा उसको हम बोलते हैं, कि वो वातावरण जो है उसको सूट नहीं कर रहा लेकिन वहां पर वो काम कर रहा है कंटिन्यूस, और पेशेंट को ये पता ही नहीं है कि वो उस एरिया में काम कर रहा है जहां पर उसको अस्थमा होने के जहां पर उसको एलर्जी वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉक्टर्नल यानी नाइट्राइस नाइट टाइम अस्थमा। ये मोस्टली जो रात के समय जो ये होता है ये अस्थमा, ठीक है, जब पेशेंट अकेला होता है रात को टाइम पे या फिर लेटा होता है तो ये नाइट टाइम अस्थमा पेशेंट को हो जाता है। मतलब रात को ही उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। मिमिक अस्थमा क्या है, ये स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी जैसे निमोनिया, जैसे लंग्स की कोई बीमारी होगी, ठीक है, उस दौरान क्या है पेशेंट को अस्थमा होता है, जैसे निमोनिया, कार्डियक जैसी बीमारियां, जैसे इस दिल की बीमारी या हार्ट की बीमारी, ठीक है, इसमें क्या है ये अस्थमा होता है। चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा, ये बच्चों में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है, जिसमें क्या है पेशेंट बच्चे क्या होते हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते हैं। और अडल्ट ऑनसेट अस्थमा, ऑनसेट मतलब क्या है, तो ये दोनों तरफ आपने ऑनसेट लिख पढ़ा होगा। ऑनसेट का मतलब क्या होता है कि अभी बस शुरुआत हुई है किसी चीज की, लेकिन पेशेंट को अभी तक किस चीज की भी जब भी शुरुआत होती है तो हमें ये नहीं पता लगता कि किस कारण से ये चीज हो रही है। ठीक है, तो ये 20 वर्ष की उम्र के बाद ही हमें पता लगता है अडल्ट ऑनसेट अस्थमा। ठीक है, और ये कई इसके कारण छुपे होते हैं, ये एलर्जी की वजह से होते हैं या फिर प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है, या फिर अधिक धूल मिट्टी कारण भी हो सकता है, जानवरों के साथ रहने से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कारण होते हैं, हम इस कंडीशन में क्या करते हैं जब हमें पता नहीं लग रहा होगा, पेशेंट को भी नहीं पता लग रहा होगा कि अभी ऑनसेट ही है अस्थमा का, तो हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि आप ये जब आपको अस्थमा होता है ये आप ये चीज महसूस करो कि आपको वो कौन से इन्वायरमेंट में जाने के बाद आपको अस्थमा अटैक हुआ, या किसके संपर्क में आप गए जिसकी वजह से कि आपको अस्थमा अटैक हुआ, उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एलर्जिक है या नॉन एलर्जिक है। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसका कैसे परीक्षण कर सकते हैं, कि कैसे हमें ये पक्की तौर पे हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ पेशेंट को अस्थमा ही है। ठीक है, मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाऊंगी आगे आगे, जैसे कि स्पायरोमेट्री, ठीक है, पीक फ्लो, फेफड़ों के कार्य का परीक्षण करना मतलब स्टेथोस्कोप से, जैसे आपको मैंने बताया था कि घड़घड़ की आवाज आती है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। ये मैं आपको मैथोलॉजिकल चैलेंज क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि एक दवाई होती है जिसका नाम होता है मैथाकोलिन, ठीक है, ये दवाई होती है जो पेशेंट को हम लोग सुंघाते हैं,
उसके बाद में क्या करते हैं, हम पेशेंट का रिएक्शन देखते हैं कि पेशेंट को कोई एलर्जिक कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, अस्थमा अटैक। ये नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी भी इमेज है। इमेजिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एमआरआई वगैरह करते हैं या सीटी स्कैन पेशेंट का करते हैं लंग्स का। ठीक है, एलर्जिंग टेस्टिंग में पेशेंट को पूछते हैं हम लोग कि किसी एलर्जी की वजह से किसी की संपर्क किसकी चीज के संपर्क में आप गए जिसकी वजह से आपको ये अस्थमा अटैक आया। स्पूटम एओसिन इयोसिनोफिलिन्स में क्या करते हैं, हम स्पूटम लेते हैं, पेशेंट का थूक लेते हैं, उसमें देखते हैं इयोसिनोफिलिन्स की मात्रा है तो कितनी है, ये हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको बताया अभी स्पायरोमीटर, ठीक है, तो ये होता है स्पायरोमीटर, ये आपने देखा भी होगा। ये बॉल्स होती हैं, ये साइड में ऐसे होता है पाइप, यहाँ पर दूसरी पिक्चर में देख लो। तो पेशेंट जोर से क्या है, इसको प्रेशर से फूंक मारता है और ये जो बॉल्स होती हैं ये ऊपर की तरफ जाती है। जिसकी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, जिसकी रेस्पिरेशन में जो ट्रैकिया होगा वो नैरो होगा, तो वो क्या होगा, जब भी फूंक मारेगा वो प्रॉपर नहीं मार पाएगा और ये बॉल्स जो है वो कम ऊपर जाएंगी, ठीक है, और पेशेंट को एकदम से खांसी आ जाएगी। मेनली ये बॉल्स इतनी ऊपर जानी चाहिए, नॉर्मल पर्सन में होता है वो इतनी इतनी ऊपर, ये तीनों बॉल्स एक साथ इकट्ठी दे सकते। नेक्स्ट है पीक फ्लो, मैंने आपको अभी बताया था पीक फ्लो, ये पीक फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जितनी जोर से पेशेंट फूंक मारेगा क्या होगा, ये उतनी ही ज्यादा ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रीडिंग उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है। ये हेल्दी का होता है और ये अनहेल्दी का होता है। इंडिकेटर होते हैं, जोन इंडिकेटर्स होते हैं। रेड वाला जो होता है इसका मतलब पेशेंट क्या है, चेस्ट इसकी हेल्दी नहीं है और रेस्पिरेशन उसकी हेल्दी नहीं है, लंग्स उसके हेल्दी नहीं है। और जो ये होता है येलो वाला, इसका मतलब लंग्स उसके हेल्दी है पेशेंट के। नेक्स्ट है आपका ऑक्साइड टेस्ट। ये होता है इस कंडीशन में, पीक में और इसमें ये अंतर है, पीक में बस एक रीडिंग होती है, ठीक है, और इसमें क्या हम लोग एक कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, जिसमें हम पेशेंट की कंडीशन जो होती है चेस्ट की, लंग्स की, वो हम लोग प्रॉपरली दे सकते हैं। जैसे वो फोर्स करेगा या फिर एक्सेल करेगा तो क्या होगा, वो प्रॉपरली हमें यहाँ पर रीडिंग स्टार दिखाई दे। अब ट्रीटमेंट क्या है, हम पेशेंट को क्या इनहेल देते हैं, इनहेलर आपने ये देखा होगा, पेशेंट के पास ये हमेशा रहता है, इनहेलर बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर मेडिसिन होती हैं, जो नैरो हो चुकी होती है ट्रैकिया, उसको ये खोलता है, ठीक है। तो ये और क्या होता है, म्यूकस होता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ कर सकता है। ये ब्रोंकोडायलेट्स का भी काम करता है, ठीक है। और अस्थमा नेबुलाइजर्स, अगर हम और क्या क्या करते हैं, उस पेशेंट को नेबुलाइजर देते हैं। नेबुलाइजर मतलब क्या होता है कि एक उसके अंदर हम थोड़ी, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर हम मेडिसिन डाल देते हैं नेबुलाइजर्स के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, वो ब्रोंको डायलेटर काम करता है, जो ब्रोंकिया नैरो हो चुकी होती है, स्वेलन हो चुकी होती है, उसको क्या है वो सही करता है, म्यूकस को कम करता है और पेशेंट की सांस लेने की प्रक्रिया को सही करता है, ठीक है। अगर हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा लंबे तक का नहीं चलाते, 5 डेज का होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इसको डॉक्टर की मदद से ही इसको छोड़ना चाहिए, एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए। ये मैंने इन्हेलर बता दिया आपको। जब भी पेशेंट को, ये पेशेंट को जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनके पास ये हमेशा रहता है, जब भी उनको अस्थमा अटैक आता है तो वो क्या इस इन्हेलर को ऊपर से पुश करते हैं और यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं और मुंह में लेके क्या है इसको पंप करते हैं। और ये डोज होती है जो डॉक्टर बताते हैं, उनके अकॉर्डिंग कितने टाइम उन्होंने पंप करना है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 1 टाइम, ठीक है। ये कंडीशन को होता है, चेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिवेंशन, अस्थमा के मरीज को जैसे कि जहाँ जिस चीज़ से उसको एलर्जी है उस एरिया में नहीं जाना है। ठंडियों में जैसे एलर्जी है, मोस्टली हर पेशेंट को, जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है उनको मौसम के में पक्का प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस टाइम क्या है, अपने मुंह को कवर करके रखना है, ठीक है। ज़्यादा ठंडी या धूल भरी, धूल जहाँ पर हो, आंधी से बचना है। और क्या है, गर्म इन्वायरमेंट, जैसे उनको जिस इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, गर्मी आती है सर्दी जाती है, सर्दी आती है गर्मी जाती है, उन इन्वायरमेंट में आप उनको बचा के रखना है, मास्क पहन के रखना है, रूम्स में रहना है मोस्टली। और घर से बाहर निकलते वक्त क्या है, मास्क वगैरह रखना है। प्रदूषण जहाँ पर एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, जाने से बचना है कि वहाँ पर पॉल्यूशन,
है तो मुझे वहां नहीं जाना है। अगर जा रहे हो तो मास्क वगैरह पहनेंगे, अपना इनहेलर इनहेलर जो है, ये इनहेलर ये हमेशा अपने पास रखेंगे। और सर्दी के मौसम में जो धुंध वगैरह उससे बचेंगे। ठीक है। योग जितना वो कर सके, ये नहीं कि दूसरा बंदा कह रहा है एक्सरसाइज करो आपकी लंग्स और अच्छी हो जाएगी तो वो बंदा एक्सरसाइज करने लग गया, ऐसे नहीं। आपकी रेस्पिरेशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग कितनी आपकी चेस्ट स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग की आप एक्सरसाइज करोगे। ठीक है। और जो चेस्ट वाले होते हैं उनको अनुलोम विलोम जो होती है, रेस्पिरेशन वाली एक्सरसाइज होती है, वो ज़्यादा मददगार होती है। और उनको दवाइयाँ साथ रखनी चाहिए। ठीक है। इनहेलर साथ में रखना चाहिए। डॉक्टर का नंबर अपने पास रखना चाहिए। जब भी उनको प्रॉब्लम आती है डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। और क्या है, एलर्जी वाली जगह पे से दूर रहना है। ठीक है। और प्रोटीन, इनको क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। ये क्या करती हैं, ये जाके क्या करती हैं, ये हो सकता है कि वहां पर जाके एक तो पहले से नैरो है रेस्पिरेशन, और वहां पर जाके और ज्यादा नैरो कर दे, तो ये चीज नहीं खानी चाहिए। ठीक है। ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी चीजें क्या होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ये चीज नहीं खानी चाहिए। ये क्या करती है, जो हमारे जो मसल्स होते हैं उनको और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो और ज्यादा नैरो हो जाएंगी। तो पहले से ही उनका ट्रैकिया नैरो है, तो हम लोग क्या है, उनको ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने को मना करते हैं। ठंड अंडे मछली मांस जैसी हानिकारक होती हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और क्या होती है, हमने पहले ही बताया, प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसको हम लोग मना करते हैं पेशेंट को देने के लिए। अस्थमा के मरीज को कौन कौन चीजें खानी है चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। जैसे पालक और गाजर का जो जूस होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन ए, सी और ई, ये ज्यादा खाना चाहिए मरीज को। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं चीजें, वो ज्यादा अपने डाइट में लेनी चाहिए। और लहसुन अदरक हल्दी और काली मिर्च जो होती है, ये ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ प्रोटीन मना कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा। क्या चीज, लहसुन अदरक हल्दी काली मिर्च, ये क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ये था आपका अस्थमा।